प्राचीन काल की विराटनगर या बैराट सभ्यता बाणगंगा नदी के तट पर ही विकसित हुई थी। बाणगंगा नदी के अन्य पर्यायवाची नाम है ताला नदी, अर्जुन की गंगा और रोंडित नदी। सर्वप्रथम हम यही जानेंगे कि आखिर इसका नामकरण बाणगंगा क्यों किया गया। मान्यता है कि महाभारत काल में पांडवों को 12 वर्ष का वनवास मिला था और उसके 1 साल बाद 1 वर्ष उनको अज्ञातवास में व्यतीत करना था। पांडवों ने अपना अज्ञातवास का समय विराटनगर क्षेत्र में ही व्यतीत किया था। जब पांडवों की धर्मपत्नी द्रौपदी को प्यास लगी तो अर्जुन ने, ऐसी मान्यता है कि तीर से वेदन करके जलधारा प्रवाहित की थी और उसी का नाम रखा गया बाणगंगा, क्योंकि बाण को ही तीर कहते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में एरो शब्द से संबोधित करते हैं। इस तरह से इस नदी का नामकरण बाणगंगा हुआ। ताला नदी कहने के पीछे यह कारण है, इसी की जलधारा ताला गांव से होकर गुजरती है, इसलिए इसको कहते हैं ताला नदी। अर्जुन की गंगा, जिसकी चर्चा अभी हमने कर ली कि अर्जुन ने ही इस नदी का तीर के द्वारा जलधारा की शुरुआत की थी। रुंडित नदी इसलिए कहा जाता है कि इस नदी का पानी यमुना नदी में मिलने से पहले ही बीच रास्ते में ही लुप्त हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यमुना नदी तक इसकी जलधारा नहीं पहुंच पाती और इसे रुंडित नदी की मान्यता, रुंडित नदी का दर्जा सन 2012 में दिया गया था। रुंडित नदी उस नदी को कहते हैं जो अपनी मुख्य नदी में मिलने से पहले समाप्त हो जाती है और राजस्थान की एकमात्र रुंडित नदी का दर्जा बाणगंगा नदी को ही प्राप्त है। इस नदी के उद्गम स्थल की जानकारी प्राप्त करते हैं बैराट की पहाड़ियों से। जैसा कि पूर्व में चर्चा कर चुके, बैराट की पहाड़ियों से इस नदी का उद्गम होता है। यहाँ एक गांव है मैड गांव, जिसके आसपास खजूर के पेड़ों की बहुतायतता है। उस मैड गांव के समीप से इस बाणगंगा का उद्गम होता है। कई किताबों में हमें सेवर की पहाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। उसके पीछे यह कारण है कि यहाँ एक सेवरों की ढाणी नाम से गांव है, सेवरा नाम हो गया उसका वर्तमान में। तो ये सब विराटनगर की पहाड़ियाँ कहें या बैराट की पहाड़ियाँ कहें, मैड गांव कहें या सेवर की पहाड़ियाँ कहें, इन सबको हमें ध्यान रखना है। इस नदी का उद्गम यहीं से होता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि राजस्थान से सिर्फ 2 ही नदियां हैं जो सीधे यमुना नदी में जाकर गिरती हैं। इनमें पहली नदी का नाम है चंबल और दूसरी नदी का नाम है बाणगंगा। चूँकि बाणगंगा सन 2012 के बाद में इसको रुंडित नदी कहते हैं और इसका पानी अब यमुना नदी तक नहीं पहुंच पाता। और साथ ही एक तथ्य ये भी है कि बाणगंगा नदी की कोई सहायक नदी नहीं है। जो नदियाँ सहायक कई गाइड्स में या कई पुस्तकों में लिखी हुई हैं, तो वो एक नाले के रूप में है, जिनको हम नदियाँ सहायक नदियों के रूप में नहीं मान सकते। बाणगंगा की लंबाई, बाणगंगा की लंबाई है करीब 380 किलोमीटर लंबा प्रवाह मार्ग है इसका। इस प्रवाह मार्ग में राजस्थान के 3 जिले शामिल किए जाते हैं, जिनमें उद्गम स्थल जो जयपुर जिले में है, विराटनगर। उसके बाद में जयपुर जिले में प्रवाहित होने के बाद ये दौसा जिले में प्रवेश करती है और अंत में भरतपुर जिले में केवलादेव घना पक्षी विहार तक ये जाती है वर्तमान समय में। आगे हम बात करेंगे कि मैं वर्तमान शब्द क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि जब इसमें पर्याप्त जल हुआ करता था तो यह नदी उत्तर प्रदेश के आगरा के समीप फतेहाबाद इलाका है, वहाँ तक जाती थी और यमुना में इसका विलय होता था। लेकिन कम मानसून की वजह से अब ये नदी यमुना तक नहीं पहुँच पाती और भरतपुर में घना पक्षी विहार, जिसको हम केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं,
वहीं जाकर समाप्त हो जाती है। इसीलिए इसको रुंडित नदी भी कहा जाता है और इसी कारण इसको अब आंतरिक प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत शामिल किया जाता है। यानी राजस्थान की आंतरिक अपक्रम की नदी यह है। यमुना तक इसका पानी वर्तमान में नहीं पहुंच पाता, ये ध्यान रहे। इस नदी पर 2 बांध बने हुए हैं। एक तो है जयपुर जिले में ही जमुआ रामगढ़ बांध, जिसको हम रामगढ़ बांध के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा बांध है अजान बांध, जो घना पक्षी विहार को जल आपूर्ति करता है। रामगढ़ बांध के बारे में बताते चले कि यह जयपुर को जल सप्लाई करता था। अब इस बांध में पानी की आवक नहीं होने के कारण जयपुर को जल सप्लाई यहाँ से इस बांध से नहीं होती। इस बांध के पास में ही एक रोड़ा नदी है, वहाँ ट्यूबवेल बनाकर जयपुर को सप्लाई किया जाता है और बाकी अधिकांश जो जयपुर की पेयजल की सप्लाई है वो टोंक जिले के बनास नदी पर बने हुए बीसलपुर बांध से होती है। जमुआ रामगढ़ बांध को ही रामगढ़ बांध के नाम से भी जानते हैं और जमुआ रामगढ़ नाम पड़ने के पीछे कारण यह है कि यहाँ इस बांध के समीप ही कछुआओं की देवी जमुआ माता का मंदिर बना हुआ है। आगे हम और बताते चलें आपको कि अजान जो बांध है, इस बांध से ही घना पक्षी विहार में जलापूर्ति होती है और अजान बांध में यदि पानी की कमी हो जाती है तो निकटवर्ती पांचना बांध से अजान बांध को पानी पहुंचाया जाता है और इसी अजान बांध से और ये बाणगंगा नदी है, इसके पानी से ही घना पक्षी विहार की भूमि को नम रखा जाता है। कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड संचालित, उसमें भी ये बता रखा है कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में बाणगंगा नदी का पानी ही नम भूमि का निर्माण करता है। नम भूमि जिसे हम आर्द्र भूमि या वेटलैंड के नाम से भी जानते हैं। राजस्थान सरकार के सिंचाई विभाग से प्राप्त डाटा के अनुसार राजस्थान के नदी बेसिनों में बाणगंगा नदी बेसिन में उपलब्ध जल 449.5 मिलियन क्यूबिक मीटर एवं निर्मित भंडारण 412.26 मिलियन क्यूबिक मीटर है। बताते चलें कि राजस्थान में 15 नदी बेसिन चिन्हित किए गए हैं तथा इन्हें 58 उप बेसिनों एवं 541 सूक्ष्म जलग्रहण क्षेत्र माइक्रो वाटरशेड एरियाज के रूप में चिन्हित किया गया है। इन्हीं में से एक नदी बेसिन बाणगंगा भी है। राजस्थान की प्रमुख नदियों में से एक बाणगंगा नदी घाटी में उपलब्ध जल की संभावित मात्रा 96 मिलियन घन मीटर है। बाणगंगा नदी के उद्गम स्थल जिस जगह पर कपासन माता का मंदिर है, साथ ही प्राचीन काल का पांडवों से संबंधित मंदिर भी है। यहाँ वैशाख माह की पूर्णिमा को एक मेला लगता है।